وأنا أراه معمر القذافي قائد أممي. أنا دافع عني الملايين. أنا سنوجه نداء للملايين من الصحراء إلى الصحراء، وسنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة. हम और हमारे साथी लीबिया के बुरे लोगों और गंदगी को इंच इंच, घर घर, गली गली जाकर साफ करेंगे। यूं तो लीबिया के तानाशाह कर्नल मुआम्मर गद्दाफी का पतन बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन 22 फरवरी 2011 को पूरे देश में टेलीवाइज गद्दाफी के इस भाषण ने उनके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। अरबी में उनके द्वारा कहा गया शब्द ज़ेंगा ज़ेंगा यानी गली गली उनके खिलाफ विद्रोह का बहुत बड़ा कारण बन गया। ये एक तरह की धमकी थी, लेकिन लीबिया वासियों ने इसे एक तरह के मजाक में बदल दिया। कोई भी अगर धीरे से भी ज़ेंगा ज़ेंगा कहता तो लीबिया वासी जोर का ठहाका लगाते, दौड़कर उसका हाथ मिलाते, जोर से ताली बजाते और उसकी पीठ थपथपाते। कर्नल गद्दाफी ने लीबिया पर पूरे 42 साल राज किया। एक जमाने में बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक रहे गद्दाफी ने 1969 में लीबिया के बादशाह इदरीस का एक रक्तहीन सैनिक विद्रोह में तख्ता पलटा था। उस समय उनकी उम्र थी मात्र 27 साल। उस समय लीबिया में रहने वाले अशर शम्सी बताते हैं, I was asleep. My sister woke me up at about 7 o'clock and said, get up, there is a coup d'etat. मैं गहरी नींद में सोया हुआ था। मेरी बहन ने मुझे जगा कर कहा, उठो उठो, सैनिक विद्रोह हो गया है। मैंने रेडियो ऑन किया, उसमें देशभक्ति के गीत बज रहे थे और जोर जोर से नारे लगाए जा रहे थे। मैंने अपने कपड़े पहने और बाहर निकल गया। जब मैं सिटी सेंटर पहुंचा तो वहां बहुत से लोग सड़कों पर जमा थे। वो लोग लीबिया और क्रांति के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि सत्ता किसके हाथ में आई है, और मैं भी जानना चाहता था कि ये सब क्या हो रहा है। Learned from Western diplomatic circles here that it appears to have been the work of Army and Air Force officers, at least in part. They've deposed King Idris and proclaimed a new regime under the title of the Libyan Arab Republic. The man was not known at all. He was 27 years of age and nobody knew him except... गद्दाफी को शायद लीबिया का एक भी शख्स नहीं जानता था। 27 साल की उनकी उम्र थी। शायद उनके नजदीकी सलाहकारों को ही उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पता थी। सत्ता संभालने के कई दिनों बाद उन्होंने पहली बार देश को संबोधित किया। मैंने बदलाव और शुद्धिकरण की आपकी मांग का जवाब दिया है। बादशाह ने देश के बाहर रहने की बात मान ली है। बहुत से लोगों ने रुकी हुई और सामंती राजनीतिक व्यवस्था के बाद बहने वाली ताज़ी हवा का जोर शोर से स्वागत किया है। पुराने शासन की पश्चिम परस्त नीतियों को अरब जगत में राष्ट्रवाद की बहती हवा ने पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। गद्दाफी ने शुरू से ही जोर दिया कि वो व्यक्ति पूजा के घोर विरोधी हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो निरंकुश तानाशाह बनते गए और अपनी सुरक्षा के प्रति उनकी सनक खतरनाक हद तक बढ़ती चली गई। गद्दाफी की जीवनी लिखने वाले डेविड ब्लंडी और एंड्रयू लिसेट अपनी किताब गद्दाफी एंड द लीबियन रिवॉल्यूशन में लिखते हैं, जब गद्दाफी ने पहली बार सत्ता संभाली तो वो ट्रिपली में एक पुरानी धुरानी फोक्सवैगन में घूमा करते थे। वो और उनकी पत्नी स्थानीय सुपरमार्केट में खुद खरीदारी करते थे। जब वो अजीजिया बैरक्स से निकलते थे तो हथियार बंद कारों का काफिला 2 अलग अलग दिशाओं में दौड़ता था। एक में वे खुद होते और दूसरे को झांसा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब वो हवाई जहाज से कहीं जाते तो 2 जहाज उड़ान भरा करते थे। जिस जहाज में उन्हें जाना होता था वो 2 घंटे तक उड़ान भरने के बाद नीचे उतारा जाता, तब जाकर वो उसमें बैठते थे, ताकि अगर उस विमान में बम रखा हो तो वो उनके बैठने से पहले फट जाए। एक बार उन्होंने ट्यूनीशिया संदेश भिजवाया कि वो वहाँ कार से पहुँचेंगे। वहाँ का सारा मंत्रिमंडल उनका स्वागत करने सीमा पर पहुँच गया। बाद में पता चला कि वो सुरक्षा कारणों से ट्यूनिस विमान से पहुँच गए। विमान का कोड नेम ईगल था। जब उतरने से पहले कंट्रोल रूम ने पूछा कि विमान में कौन है, तो पायलट ने गद्दाफी का नाम न लेते हुए कहा, हमारे विमान में एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अपनी सुरक्षा के प्रति गद्दाफी की झक की और खबरें भी बाहर आने लगी। लिंडसी हिल्सम ने अपनी किताब सैंडस्टॉर्म
लीबिया इन द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन में लिखा। वर्ष 2009 में अमेरिकी राजदूत जीन क्रेंस ने एक डिप्लोमेटिक केबल में गद्दाफी की उनकी यूक्रेनियन नर्स गैलिना कोलोतनिस्का, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह उनकी प्रेमिका हैं, पर उनकी निर्भरता का जिक्र किया था। वह ये सुनिश्चित करती थी कि गद्दाफी जिस चीज को छुए वो पहले से स्टेरलाइज की गई हो। उनकी कुर्सी पर भी कीटाणुनाशक छिड़के जाते थे और उनके माइक्रोफोन को भी स्टेरलाइज किया जाता था। उनके बारे में यह भी कहानी मशहूर है कि एक बार उन्होंने एक बड़े अरब नेता के हाथ के कीटाणुओं से बचने के लिए उनसे हाथ मिलाने से पहले सफेद रंग का दस्ताना पहना था। गद्दाफी दुनिया भर में उस समय बहुत बदनाम हो गए जब 21 दिसंबर 1988 को फ्रैंकफर्ट से डिट्रॉयट जाने वाली पैन एम फ्लाइट में स्कॉटलैंड में लॉकरबी के ऊपर हवा में विस्फोट हुआ, जिसमें 243 लोग मारे गए। जांच में पाया गया कि इसमें कथित रूप से लीबिया का हाथ था। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन गद्दाफी से इतने नाराज हुए कि उन्होंने उन्हें पागल कुत्ता तक कह डाला। We know that this mad dog of the Middle East has a goal of a world revolution. Muslim. हमें पता है कि मध्य पूर्व के इस पागल कुत्ते का लक्ष्य विश्व में क्रांति करना है, मुस्लिम कट्टरपंथी क्रांति, जिसका निशाना बहुत से अरब देश भी हैं। हमें ये पता नहीं कि हम इसमें कहाँ ठहरते हैं। बाहर ही नहीं, अपने देश में भी गद्दाफी की ज्यादतियों की खबरें बाहर आने लगीं। सार्वजनिक जगहों पर लोगों को फांसी पर लटकाना आम बात हो गई। उन दिनों ट्रिपोली में रहने वाले बाशेश शेखावी ने बीबीसी को एक ऐसी घटना बताई थी जिसके कि वो खुद प्रत्यक्षदर्शी थे। One day we came into the university and we found about 4 people hanging in the entrance of the university, hanging. एक दिन जब हम विश्वविद्यालय पहुंचे तो उसके मुख्य द्वार पर 4 लोग फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। मुझे ये देखकर बहुत धक्का लगा। हुआ ये था कि गेट पर गद्दाफी का एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। रात को कुछ छात्रों ने आकर उस पोस्टर पर कालिक पोत दी थी। गद्दाफी के प्रशासन ने तय किया कि इन लड़कों को सबक सिखाया जाए और सबको विश्वविद्यालय के गेट पर ही फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1996 में गद्दाफी के सैनिकों ने ट्रिपोली की अबू सलीम जेल में कैदियों को एक अहाते में जमा कर उन पर गोली चला दी। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार इस नरसंहार में 1270 कैदी मारे गए। उनके रिश्तेदारों को कभी नहीं बताया गया कि उनके लोग इस दुनिया में अब नहीं हैं। लिंडसे हिल्सन ने अपनी किताब में लिखा, फवाद असद बेन उमरान ने मुझे बताया कि वो हर 2 महीने बाद अपने साले के 2 बच्चों के साथ ट्रिपोली जाया करता था ताकि वो अबू सलीम जेल में उनसे मिल सके। वो अपने साथ उनके लिए कपड़े और रोजमर्रा की चीजें लेकर जाते थे, जिसे सुरक्षा कर्मी अपने पास रख लेते थे, लेकिन उन्हें कभी अपने साले से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने मुझे बताया कि हम 14 सालों तक लगातार वहां जाते रहे, लेकिन हमें कभी नहीं बताया गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। एक नरसंहार की विभीषिका को तो समझा जा सकता है, लेकिन 14 सालों की झूठी उम्मीद पर जब परिवार ये आस लगाए बैठे हो कि उनके लोग एक दिन वापस घर आएंगे, जबकि वास्तव में उनका निर्जीव शरीर पास के गड्ढे में पड़ा हो, शायद इससे बड़ी क्रूरता की मिसाल शायद ही कहीं मिलती हो। वैसे तो गद्दाफी मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर को अपना हीरो मानते थे, लेकिन उनके बाद मिस्र के राष्ट्रपति बने अनवर सादात और फलस्तीनी नेता यासिर अराफात से उन्हें खास चिढ़ थी। लिंडसी हिल्सन अपनी किताब में लिखती हैं, मिस्र के पत्रकार मोहम्मद हाइकाल ने लिखा था कि सऊदी अरब के शाह फैजल और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब गद्दाफी ने सुझाव दिया कि जॉर्डन के शाह हुसैन को मार दिया जाए, क्योंकि उन्होंने 1971 में अपने यहाँ से फलस्तीनी लड़ाकों को निकाल दिया था। गद्दाफी कभी भी किसी अरब राष्ट्राध्यक्ष को नहीं मरवा पाए, लेकिन ऐसा नहीं था कि कभी उन्होंने इसके लिए प्रयास न किया हो। यासिर अराफात के लिए उनके मन में कोई खास इज्जत नहीं थी। गद्दाफी अराफात से इसलिए नाराज रहते थे क्योंकि उन्होंने विदेश में रह रहे गद्दाफी के विरोधियों को मारवाने में उन्हें अपने लोग मुहैया नहीं करवाए थे। 1992 में जब अराफात और अल फतेह के साथी बैरूत में घिर गए तो गद्दाफी ने उन्हें खुला टेलीग्राम भेजकर कहा था, आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प ये है कि आप आत्महत्या कर ले। तब अराफात ने उसका जवाब देते हुए लिखा था, मैं इसके लिए तैयार हूँ, बशर्ते आप भी मेरे साथ यही कदम उठाएं। भारत के साथ कर्नल गद्दाफी के रिश्ते कभी बहुत अच्छे थे तो कभी बहुत खराब। गद्दाफी कभी भारत नहीं आए।
यहाँ तक कि 1982 के गुट निरपेक्ष सम्मेलन में उन्होंने अपने नंबर 2 जालौद को दिल्ली भेजा। वो यहाँ आकर एक विवाद में फंस गए। जाने माने पत्रकार केपी नायर ने टेलीग्राफ अखबार में लिखा, गद्दाफी ने 1983 में दिल्ली में हो रहे गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने नंबर 2 अब्दुल सलाम जालौद को दिल्ली भेजा। सम्मेलन में भाग लेने के बाद जालौद हैदराबाद गए। वहां उन्होंने न सिर्फ प्रोटोकॉल तोड़ा बल्कि अपनी सुरक्षा भी खतरे में डाल ली। जब उनकी कार का काफिला चार मीनार के सामने पहुंचा तो वो कार से उतरकर उसकी छत पर नाचने लगे। उनकी ये तस्वीर भारतीय अखबारों में भी छपी। इंदिरा गांधी ने इसको लीबिया की भारतीय मुसलमानों के साथ सीधा संवाद बैठाने की कोशिश के रूप में लिया। भारत और लीबिया के संबंध खराब होने शुरू हो गए, लेकिन गद्दाफी को पता था कि इंदिरा को कैसे मनाया जा सकता है। उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी सफिया फरकाश अल ब्रज़ाई को इंदिरा को मनाने दिल्ली भेजा। जब गद्दाफी की पत्नी दिल्ली आई, उस समय लीबिया में अर्जुन असरानी भारत के राजदूत थे। असरानी याद करते हैं, मेरी वाइफ उसको एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने गई ट्रिपोली में। तो उस वक्त मिसेस कडाफी ने कहा था कि मैं जब इंडिया से वापस आऊंगी तो फिर मिलेंगे। जब दिल्ली आई तो उसने मिसेस गांधी को कहा कि मैं तो दिल्ली से वापस नहीं जा सकती हूँ जब तक आप हमें प्रॉमिस ना करें कि आप लिबिया आ रही हैं। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे कह दिया है कि दिल्ली से वापस मत आना बगैर प्रॉमिस के। मिसेस गांधी ने प्रॉमिस कर दी कि ठीक है मैं आऊँगी। तो फिर मुझे पूछा गया कि अब मिसेस कडाफी से हम कुछ वापस भी मांग सकते हैं। तो मुझे याद आ गया कि दो बेचारे गरीब लेबर और इंडियन लेबर 5 मिलीग्राम ओपियम के साथ पकड़े गए थे, तो जिंदगी भर उसको कैद हो गई। तो मैंने कहा कि मिसेस कडाफी से आप यही कह सकते हैं कि उन बेचारों को छुड़वा दीजिए। तो वाकई जब जो ही मिसेस कडाफी वापस आई, दूसरे दिन उन दोनों को छोड़ दिया और फिर फोन आया मेरी वाइफ को कॉफ़ी पे बुलाती है। मिसेस कडाफी ने कहा कि अब आप वापस जा रहे हैं तो बताइए कैसे रहा लिबिया के लोग वगैरह। मेरी वाइफ ने कहा कि बहुत अच्छा, यहाँ 3 साल बड़े अच्छे गुजरे, लेकिन एक रिग्रेट रह गया कि मैं आपके हैंडसम हस्बैंड से कभी मिल नहीं पाई। तो मिसेस कडाफी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दूसरे दिन कॉल आया, आप आज का प्रोग्राम क्या है। तो मैंने कहा आज शाम को फ्रेंच एम्बेसडर के यहाँ हमारे लिए दावत है। तो वहाँ फ्रेंच एम्बेसी में फ़ोन आया और मुझे कहा गया कि मिसेस असरानी अभी आ सकती हैं। मैंने कहा सिर्फ मिसेस असरानी? तो उन्होंने कहा हाँ, उनके साथ इंटरप्रेटर आ सकता है। तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि मुझे नहीं बुलाया जा सकता है। मिस्टर कडाफी बहुत ही अच्छी रहे मेरी वाइफ के साथ, उसको बड़े गिफ्ट दिए, अपनी वॉच दी, गोल्ड प्लेटेड वॉच कडाफी का, उस पर पिक्चर था, कारपेट वगैरह। लेकिन एक बात उन्होंने अजीब से कही कि मैंने सुना है कि आप कल लिबिया छोड़ के जा रहे हैं, आपका हस्बैंड ऐसे मेरी परवानगी के बगैर कैसे जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए इस बारे में तो आपको मेरे हस्बैंड से बात करनी पड़ेगी। जो ही मेरी वाइफ गाड़ी में बैठ रही थी वापस आने के लिए, उसको बताया गया कि आपके हस्बैंड को बता दीजिएगा कल सुबह आपको बुलाया जाएगा कर्नल कडाफी को मिलने के लिए। दूसरे दिन असरानी गद्दाफी से मिलने उनके बैरक पहुंचे। गद्दाफी ने उनके जरिए भारत से परमाणु तकनीक लेने की फरमाइश की, जिसे भारत ने स्वीकार नहीं किया। मेन मुद्दा ये था कहने का कि मोरारजी भाई ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे, वो अभी तक नहीं हुआ है। मैंने कहा कि मुझे तो पता नहीं था, लेकिन हाँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो उनको बताऊंगा कि आपका ये कहना है। उसने मुझे ये नहीं कहा कि मेरी परवानगी के सिवा कैसे जा सकते हो, लेकिन ये कहा कि आप थाईलैंड जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ। तो कहा कि हमारी लिबिया की कोई एम्बेसी नहीं है बैंकॉक में, तो आप ही हमारे एम्बेसडर भी रहिएगा। मैंने कहा क्या कहूँ उनको, तो मैंने कहा हाँ जरूर जरूर। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।